अगर हम लोग पुराने लेक्चर की बात करें तो वहाँ पे हमने सीखा कि पावर कितने तरीके की होती है, एपरेंट क्या होता है, एक्टिव क्या होता है, रिएक्टिव क्या होता है, यानी कि पावर हमने कितने तरीके की होती है ये सीखा। देन उसके बाद हमने सीखा कि कितने तरीके से फ्लो हो सकती हैं, यानी कब प्लस पी और माइनस पी का क्या मतलब है, प्लस क्यू और माइनस क्यू का क्या मतलब है अगर हम बात कर रहे हैं जनरेटर साइड की, और वहीं पे प्लस पी और माइनस पी का क्या मतलब है अगर हम लोग बात कर रहे हैं मोटर साइड पे। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर था, और ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना इसके बारे में कोई बात नहीं करता, हर कोई केवल ऊपर ऊपर से ले जाएगा आपको। और कोशिश सबकी ये रहती है, जितने भी मैंने लेक्चर्स देखे हों, या मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, उनका अपना मोटिव है, पर आपने जो भी लेक्चर्स देखे होंगे वो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना बताएंगे, वो आपको ये बताएंगे कैसे एग्जाम क्रैक करना है, पर ये नॉलेज वाला पार्ट कोई डिस्कस नहीं करता कि ये क्यों है। वो सारी चीज़ों के लिए आपको इस लेक्चर को देखना होगा और इस सीरीज को कंटिन्यू करना होगा। तो यहाँ पे हमने ये दो चीज़ें सीख ली थी कि एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट क्या होती है और उनका फ्लो कैसा होता है। नाउ अब थोड़ा सा अंदर घुसते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर, मेरा नाम प्रांजल है और आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे रिएक्टिव पावर के बारे में ना। रिएक्टिव पावर अपने आप में एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है, और उसके अंदर हम लोग एक लेक्चर के अंदर बात नहीं कर सकते, तो कई सारे पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है, और रिएक्टिव पावर जो कि सब कंफ्यूज है वो आप क्लियर हो जाएंगे अगर आप इस लेक्चर्स को ध्यान से सुनेंगे। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने बनाए हैं, बहुत ईजी वे में लेके चलूंगा, बस आपको ध्यान से बस सुनना है और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं रिएक्टिव पावर की, तो हमने देखा कि जो एपरेंट पावर है हमारे पास, ये एपरेंट पावर यानी कि सिस्टम से जो टोटल पावर जो हम देते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। उसका एक पार्ट जो होता है वो तो एक्टिव पावर बन जाता है, यानी कि वो पावर जो लोड कंज्यूम करता है। वहीं पे उसका जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है रिएक्टिव पावर। ये वो पावर होती है जो सोर्स से लोड के बीच में ऑसिलेट करती है। क्लियर हो गया? सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन, या कह सकते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिएक्टिव पावर। ठीक है, ओके। तो ऐसी पावर जो कंज्यूम हो जाएगी, यानी कि वन वे जा रही है वो एक्टिव पावर, जो टू वे जा रही है वो रिएक्टिव पावर। ओके, नाउ अगर हम अंदर चलते हैं थोड़ा सा, तो अगर हम लोग बात करते हैं रिएक्टिव पावर की, तो रिएक्टिव पावर यानी कि हमने क्या कहा कि ऐसी पावर जो जाएगी और आएगी, यानी कि ऑसिलेट करेगी, टू एंड फ्रो मोशन करेगी। तो यानी कि क्या होगा, पॉजिटिव हाफ क्या होगा, पॉजिटिव हाफ के अंदर पावर जो होगी वो सोर्स से लोड में जाएगी, और नेगेटिव हाफ में क्या होगा, ये पावर बैक टू हमारे पावर रिटर्न आ जाएगी सोर्स में। यानी कि ऐसी पावर, इस यही तो हुआ रिएक्टिव पावर का ऑसिलेशन का मतलब। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? यानी कि अगर हम कहते हैं रिएक्टिव पावर ऑसिलेट करती है, तो उसको मैं आपको विजुलाइज करवा रहा हूँ कैसे ऑसिलेट करती है। तो पॉजिटिव हाफ में सोर्स से लोड जाएगी, नेगेटिव हाफ में वापस आ जाएगी सोर्स में ना। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली कि एवरेज वैल्यू जीरो आ गई। और यही खासियत भी है, हमने पुराने लेक्चर्स में डिस्कस करा था कि रिएक्टिव पावर की जो खास बात होती है, जिसे हम कहते हैं लॉसलेस पावर, वो क्यों कहते हैं, क्योंकि वो डिसिपेट नहीं होती सिस्टम से। जितनी पावर सिस्टम से निकलेगी उतनी वापस सिस्टम के अंदर आ जाएगी। तो नेट एवरेज कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई कि एवरेज वैल्यू जो होती है रिएक्टिव पावर की वो जीरो होती है। लेकिन फिर ये प्लस 20 kVAR और माइनस 20 kVAR का क्या मतलब है भाई? एक बात बताओ मेरे को, 20 kVAR जा रही है, मतलब रिएक्टिव पावर 20 kVAR, आपने देखा होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो वहां लिखा रहता है 20 kVAR है। ठीक है, ये 20 kVAR क्या है भाई? एवरेज वैल्यू तो जीरो हो गई। तो ये 20 kVAR है क्या? हम लोगों ने कभी इसके बारे में चर्चा ही नहीं करी। हम हर बार देखते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, गेट क्रैक हो जाता है, पर किसी को नहीं पता, मतलब मैक्सिमम लोगों को नहीं पता कि 20 kVAR क्या है। प्लस दूसरा क्वेश्चन, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये हो गया, यानी कि एक क्वेश्चन है कि 20 kVAR क्या है, और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्लस और माइनस का क्या झाड़ है। भाई पॉजिटिव एक साइकिल के अंदर पावर जा रही है, रिएक्टिव पावर सोर्स से लोड, और दूसरे साइकिल में वापस आ रही है, तो प्लस और माइनस तो एक ही साथ हो रहा है। तो ये प्लस 20 kVAR और कहीं पे माइनस 20 kVAR लिखा होता है, भाई इसका क्या मतलब है? अगर जब ऐसा आधी साइकिल में पॉजिटिव है और आधी साइकिल में नेगेटिव है, तो हम पोलैरिटी मेंशन ही क्यों करते हैं? बात समझ में आ रही? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एसी सोर्स की बात करूं, अगर कभी भी हम लोग एसी सोर्स की बात करते हैं, तो एसी सोर्स जो होता है वो उसको हम लोग लिख देते हैं 20 वोल्ट। ठीक है, ऐसे ही तो लिखते हो। तो 20 वोल्ट के अंदर इंक्लूड होता है कि पॉजिटिव पोलैरिटी में 20 ऊपर जाएगा। अगर मान लेते हैं 20 वोल्ट जो है, ये मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव पोलैरिटी में 20 ऊपर जाएगा और नेगेटिव पोलैरिटी में 20 नीचे जाएगा। तो हम लोग हमेशा 20 वोल्ट लिख देते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? पर यहाँ पे प्लस और माइनस क्यों लिखा हुआ है? तो इस चीज का भी, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो यानी कि यहाँ से दो क्वेश्चन निकल के आए। पहला क्वेश्चन निकल के आया कि पोलैरिटी का क्या मतलब है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि मैग्नीट्यूड क्या है, यानी कि ये जो मैग्नीट्यूड है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है जो रियरली एग्जिस्ट करती है इंटरनेट पे। तो आगे चलते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पुराना, यानी कि इंस्टेंटेनियस पावर के जो लेक्चर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं उनके ऊपर जाना पड़ेगा।
उसको मैं यहाँ समराइज कर दूंगा, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। तो मान के चलते हैं अगर हम किसी भी एसी सिस्टम को उठा लें किसी भी इंस्टेंट पे, तो उसके अंदर कुछ इस तरीके की इंस्टेंटेनियस पावर फ्लो कर रही होती है, ठीक है। आपको याद होगा इसको पावर को मैंने मैथमेटिकली कैलकुलेट करा था और इक्वेशन निकल के आई थी P इक्वल टू वी आई कॉस फाई 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस वी आई साइन फाई साइन 2 ओमेगा टी। ये दो पार्ट में हम इंस्टेंटेनियस पावर को लिख देते थे, ठीक है ना। अगर हम लोग पहले पार्ट को ड्रॉ करें, यानी कि फर्स्ट पार्ट को अगर ड्रॉ करता हूं, तो फर्स्ट पार्ट की अगर इक्वेशन ड्रॉ करूंगा P इक्वल टू वी आई कॉस फाई 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, अगर इसकी वेवफॉर्म ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरीके की वेवफॉर्म निकल के आती है। क्लियर है आपको? अगर नहीं पता तो आप ये निकाल के देख सकते हैं, कॉपी में रफ वर्क कर सकते हैं। अगर आपको यही लेक्चर डिटेल में जानना है कि ऐसा क्यों आया, ये इक्वेशन कहाँ से आई, तो इसके लिए 6 पार्ट बना रखे हैं मैंने इंस्टेंटेनियस पावर के ऊपर, वहां देख सकते हो जाके, वहां इस चीज को चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो यानी कि अगर हम पहले पार्ट को उठा लेते हैं तो पहले पार्ट की जो वेवफॉर्म है वो ये निकल के आई। नाउ अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, यानी कि अगर मैं एवरेज वैल्यू की बात करूं इस इक्वेशन की, तो एवरेज वैल्यू निकल के आती है P इक्वल टू वी आई कॉस फाई, ठीक है। और ये पी आई वी आई जो P इक्वल टू वी आई कॉस फाई है, यही वो आपकी एवरेज पावर है ना। अगर इस एवरेज पावर को मार्क करूं इस फिगर में, तो देख सकते हो ऑन एन एवरेज, यानी कि ये तो हो गई कंप्लीट साइकिल पे, लेकिन अगर इसका एवरेज वैल्यू निकालूं तो मैं इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं यहाँ पे मिड में, एंड दिस एवरेज पावर इज नोन एज एक्टिव पावर। यानी कि हमने ये सीखा कि इंस्टेंटेनियस पावर, जब भी हम इंस्टेंटेनियस पावर की पहली इक्वेशन पकड़ के अगर एवरेज वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो एवरेज पावर जो होगी वो एक्टिव पावर होगी, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं दूसरे कंपोनेंट की, ये तो पहला कंपोनेंट हो गया एक्टिव पावर कैसे आई निकल के। दूसरे कंपोनेंट की बात करें तो दूसरा कंपोनेंट होता है वी आई साइन फाई साइन 2 ओमेगा टी। नाउ अगर हम इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखो तो ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये पर्टिकुलर पार्ट, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको एक मैक्सिमम वैल्यू कह सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू इनटू साइन 2 ओमेगा टी। यानी जैसे आपने देखा होगा वी एम साइन ओमेगा टी ये लिखा होता है, तो हम लोग इसका क्या करते हैं, ऐसे करके एक वेवफॉर्म बना देते हैं। ये वी एम हो गया, ये माइनस वी एम हो गया, इस तरीके से वी एम साइन ओमेगा टी को बना देते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आई साइन फाई को मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं और साइन 2 ओमेगा टी की इक्वेशन बना देते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो भाई अगर इसकी इक्वेशन बनाओगे, वेवफॉर्म बनाओगे, सॉरी इक्वेशन नहीं, इक्वेशन तो बनी हुई है, अगर हम इसकी वेवफॉर्म बनाएंगे तो कुछ इस तरीके की वेवफॉर्म निकल के आ गई मेरे पास, ये हो गई। तो सो दिस इज आपकी ये कौन सी वेवफॉर्म निकल के आई, वी आई साइन फाई साइन 2 ओमेगा टी की। नाउ अगर इस वेवफॉर्म को ध्यान से देखो तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आई, मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी निकल के आई, वी आई साइन फाई। ना कुछ कुछ सुना हुआ लग रहा है ना, ये जो वी आई साइन फाई है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड रिएक्टिव पावर। यानी कि अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट मैसेज दूं कि जब भी हम बात करते हैं रिएक्टिव पावर की, तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे होते हैं मैक्सिमम वैल्यू की, ठीक है। तो जो मैक्सिमम पल्सुएटिंग पावर जो वापस आ जा रही है सिस्टम के अंदर, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड रिएक्टिव पावर। और वहीं पे एवरेज पावर जो सिस्टम से बाहर चली जा रही है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एक्टिव पावर। बात समझ में आ रही है? तो आई होप दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो पाएगा। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, एवरेज पावर जब भी हम एवरेज वर्ड यूज करेंगे इस सिस्टम में, वो हमेशा एक्टिव पावर के लिए यूज करा जाएगा, क्योंकि रिएक्टिव पावर की एवरेज वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो और ये आपको पता भी है। आई होप समझ में आ रही होगी। सो अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है वी आई साइन फाइव, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड रिएक्टिव पावर। और यही आपकी मैक्सिमम पावर है जो बैक रिटर्न बैक टू सोर्स आ रही है। यानी कि अगर इस पूरे इंस्टेंटेनियस, ये आई होप समझ में आ गया होगा, इजी तरीके से समझाने की कोशिश करी। देखो मेरा काम ये है कि मैं तुम्हें केवल एक स्टेटमेंट देके ना चला जाऊं, मैं आप लोग को खोखली नॉलेज नहीं देना चाहता, उसके पीछे रीजन क्या है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, ये आंसर भी देना जरूरी है। इसीलिए हो सकता है कभी कभी आपको लेक्चर देख के लगता हो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, पर वो जरूरी है, अधूरी जानकारी नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा एक मैथ्स का फील भी दे देता हूँ, ताकि आप हर तरीके से आपको समझा सको, पूरी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मैथ्स का भी थोड़ा सहारा लिया है, वेवफॉर्म से भी समझाया। मैं डायरेक्ट भी कह सकता था कि भाई रिएक्टिव पावर आपकी मैक्सिमम पावर बैक टू सोर्स होती है, पर वो फिर आपको ये होता ना, आप सर्च करते जाके क्वेश्चन आता कि ऐसा क्यों। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी मैंने इसी लेक्चर में दे दिया। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से अगर ओवरऑल कंक्लूजन निकालूं मैं, तो जो हमने पढ़ा था, दो तरीके की पावर निकल गई। एक थी एक्टिव पावर, यानी कि सिस्टम से ऑन एन एवरेज कितनी पावर बाहर जा रही है वो कहलाती है एक्टिव पावर, और सिस्टम में कितनी पावर बैक आ जा रही है वो कहलाती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू। जो पावर बैक आ रही है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है वो कहलाती है रिएक्टिव पावर। तो अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, यानी कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि भाई हम लोग जो पी मीजर करते हैं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं वाइवा में अक्सर पूछता हूँ और कोई भी आज तक इसका आंसर नहीं दिया। जो भी मैं एक्टिव पावर मीजर करता हूँ वो कौन सी पावर होती है, वो क्या मैक्सिमम पावर होती है, एवरेज पावर होती है, इंस्टेंटेनियस पावर होती है?
तो बेसिकली जो भी एक्टिव पावर तुम किसी भी सिस्टम में मेजर करते हो वो तुम्हारी एवरेज पावर निकालता है। यानी कि अगर हम कभी भी अगर तुमसे पूछा जाए एसी सिस्टम की एवरेज पावर कितनी है, तो आंखें बंद करके VI cos फाइव बोल देना, एवरेज पावर होगी, ठीक है। वहीं पे अगर तुमसे पूछा जाए जो रिएक्टिव पावर मेजर करते हो, रिएक्टिव पावर वो क्या होती है, वो होती है आपकी मैक्सिमम पावर, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर जो रिटर्न आ रही है सोर्स में, यानी कि जो वापस आ जा रही है, तो मैक्सिमम पावर होती है। दिस इज योर मैक्सिमम पावर जो जो रिफ्लेक्ट होके सिस्टम के अंदर वापस आ गई, यानी कि जो रिफ्लेक्ट बैक होके आ गई है सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो P क्या है, एवरेज पावर, और Q क्या है, मैक्सिमम पावर। समझ में आ गया यहाँ पे, इन दोनों के बीच में अंतर क्लियर हो गया होगा। तो एक तो अंतर ये होता है फॉर्मूले से, एक अंतर हो गया, एक काम से अंतर हो गया, और एक हो गया जो क्वांटिटी हम लोग मेजर करते हैं उससे भी, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू अगर आपकी कभी पूछी जाएगी क्यू की, तो वो तो एवरेज वैल्यू हमेशा 0 होती है, ठीक है। तो आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा। नाउ अगर हम बात करते हैं, जो हमने बात करी थी ना, ये +20, ये लिखा था 20 kVAR, इसके अंदर जो ये 20 लिखा था, ये क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है उस रिएक्टिव पावर की जो सिस्टम के अंदर वापस आ गई है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अभी जो पीछे क्वेश्चन दिया था वहां पे मैंने आपको बताया था, एक तो मैग्नीट्यूड एक क्वेश्चन है और एक है पोलैरिटी। तो मैग्नीट्यूड वाला आंसर आपको मिल गया होगा। तो कहीं पे अगर लिखा है सिंपली प्लस प्लस अभी हटा देते हैं, अगर कहीं पे लिखा है 11 kVAR, इसका मतलब क्या हो रहा है कि 11 kVAR की रिएक्टिव पावर मैक्सिमम रिएक्टिव पावर है जो सिस्टम के अंदर वापस आ रही है किसी भी साइकिल में, ठीक है। यानी कि जब हम एसी साइकिल की बात करते हैं, एसी सिस्टम की, तो वो पावर जो रिफ्लेक्ट होके यानी कि निकली और वापस आ गई, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 11 kVAR है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। सो दिस इज योर रिएक्टिव पावर। तो एक आंसर आपको मिल गया, ओके, मैक्सिमम वैल्यू है ये। क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ अब बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, यानी कि अभी हमने जो सीखा उसी की बात कर लेते हैं। तो रिएक्टिव पावर की अगर मेजरमेंट की बात करें, तो रिएक्टिव पावर इज मेजर्ड एज मैक्सिमम ऑफ द पल्सुएटिंग पावर ओवर अ साइकिल। यानी कि एक साइकिल के पूरी एक साइकिल को अगर हम देखते हैं, तो वो मैक्सिमम पावर जो पल्सुएट हो रही है, जो वापस आ जा रही है सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो पल्सुएटिंग पावर यानी कि मैक्सिमम पावर, यानी कि आपको हम बात करें तो पहले सिस्टम से बाहर गई और उसके बाद वापस आ गई, तो पल्स ये कहलाएगी पल्सुएटिंग पावर। दिस इज योर पल्सुएटिंग पावर, ठीक है। तो ये पल्सुएटिंग पावर है, सिस्टम से बाहर गई और सिस्टम के अंदर वापस आ गई, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू यानी कि ये, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड क्यू, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड क्यू, सही है। सो दिस इज योर रिएक्टिव पावर। आई होप इज क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ एक और इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे आ जाता है कि रिएक्टिव पावर पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होती है। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन था कि पोलैरिटी कैसे जज करेंगे भाई, पॉजिटिव रिएक्टिव पावर और निगेटिव रिएक्टिव पावर, तो इसका एक छोटा आंसर यहाँ दे दे रहा हूँ, बड़ा आंसर अभी आगे दूंगा। छोटा आंसर क्या है कि अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की, तो भाई अगर ये डिपेंड करता है कि करंट अपनी पीक कब बना रहा है एज कंपेयर टू द वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज को अगर हम रेफरेंस ले लें तो उसके रेफरेंस में करंट अपनी पीक कब बना रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं करंट की पीक जो बन रही है, यानी कि ये देखो करंट की पीक, दिस इज योर करंट पीक्स, करंट की पीक, अगर करंट की पीक वोल्टेज की पीक के बाद बन रही है, तो इसे हम कहेंगे लैगिंग रिएक्टिव पावर, यानी कि +Q। समझ में आ रहा है, आई होप समझ में आ रही होगी ये चीज, ठीक है। तो रिएक्टिव पावर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड ऑन द वेदर करंट पीक्स बिफोर और आफ्टर द वोल्टेज। तो अगर आपको करंट की जो पीक बन रही है वो बाद में बन रही है वोल्टेज पीक के, तो इसे हम कहेंगे लैगिंग रिएक्टिव पावर और +Q। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। वहीं पे अगर करंट की पीक पहले बन रही है, देखो दिस इज योर करंट पीक, दिस इज योर करंट पीक, अगर करंट की जो पीक बन रही है वो वोल्टेज की पीक से पहले बन रही है, तो इसको हम कहेंगे लीडिंग पावर, लीडिंग रिएक्टिव पावर, और दिस इज व्हाट वी कॉल्ड -Q। आइए समझ में आ रहा होगा। तो ये बात समझ में आ गई। यानी कि अगर हम कह रहे हैं +20 है, +20 kVAR है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर पावर के अंदर जो करंट की पीक बन रही है वो 90 डिग्री के बाद बन रही है, 90 डिग्री बाद बन रही है वोल्टेज के। तो यानी कि जो करंट की पीक बन रही है +20 kVAR में, वो 90 वो वोल्टेज के बाद बन रही है। जबकि अगर हम कहते हैं -20 kVAR है, अगर हम कहते हैं रिएक्टिव पावर जो वो -20 kVAR है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो करंट की पीक बन रही है वो बिफोर बन रही है वोल्टेज की पीक से, वोल्टेज पीक। समझ में आ रहा है। वहीं पे अगर हम कह रहे हैं +20 kVAR है रिएक्टिव पावर, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो करंट की पीक बन रही है, यानी कि आई की जो पीक है, करंट की जो पीक है वो आफ्टर दी वोल्टेज, आफ्टर दी वोल्ट पीक, आफ्टर दी वोल्ट पीक, यानी कि वोल्टेज की पीक के बाद बन रही है, इसीलिए उसको हम लोग कह रहे हैं लैगिंग रिएक्टिव पावर। इसको भी डिस्कस करूंगा आने वाले लेक्चर्स में, टाइप्स ऑफ रिएक्टिव पावर में। बहुत बड़ा डिस्कशन होगा, मजा आ जाएगा आपको। लैगिंग और लीडिंग रिएक्टिव पावर क्या होती है, ये सारे आंसर आपको मिल जाएंगे अगले लेक्चर में, अभी नहीं, इस लेक्चर में बेसिक अभी चल रहा है, तो अभी उसको फ्लो में चलने देते हैं।
एक बार में सारा चीज़ खाने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ गई। तो ये डाइजेस्ट कर पा रहे होगे। तो रिएक्टिव पावर मेजरमेंट से जुड़े हुए दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट पता चली। एक तो रिएक्टिव पावर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, और पोलैरिटी ये बताती है कि करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, यानी करंट की पीक बाद में बन रही है कि भाई करंट की पीक पहले बन रही है। ये बात समझ में आ गई होगी। नाउ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, पोलैरिटी क्वेश्चन को थोड़ा सा और मैं आपको आपके जहन में बढ़ा देता हूँ। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पोलैरिटी चलो समझ ली हमने, पीक बाद बन रही है पहले बन रही है, सारी बातें सही हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे मन में आ जाता है कि भाई अगर हम रिएक्टिव पावर की वेवफॉर्म को देखें तो रिएक्टिव पावर क्या होगा भाई, मैक्सिमम वैल्यू होगी रिएक्टिव पावर। तो भाई अगर जब सिस्टम से बाहर जा रही है तो पॉजिटिव क्यू, सिस्टम के अंदर आ रही है तो नेगेटिव क्यू। तो अगर किसी भी साइकिल में देखते हैं, किसी भी साइकिल में, तो आधी साइकिल में पावर बाहर जा रही होगी और आधी साइकिल में पावर बैक टू आ रही होगी, बैक टू सोर्स। तो यार एक ही साइकिल में पॉजिटिव क्यू भी मिल रहा है और नेगेटिव क्यू भी मिल रहा है। तो हम लोग केवल +20 kVAR और -20 kVAR क्यों लिखते हैं? हम लोग केवल भी तो, हम लोग मतलब मेरा कहना है कि हम लोग केवल भी तो 20 kVAR लिख सकते थे ना। आई होप समझ में आ रहा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेम वोल्टेज सोर्स का क्वेश्चन कहीं पे लिखा हुआ है 11 किलो वोल्ट है, तो इस 11 किलो वोल्ट में अगर AC लिखा है तो इसका ऑटोमेटिक मतलब होता है कि एक साइकिल में +11 kV +11 kV मिलेगा और नेक्स्ट साइकिल में -11 kV मिलेगा। ये बात अंडरस्टूड होती है, तो हम लोग केवल 11 kV लिखते हैं। कहीं पे भी आपने जब वोल्टेज की बात करी होगी या करंट की बात करी होगी तो हमेशा अगर AC की बात कर रहे हो तो पोलैरिटी नहीं लगाई होगी। कहीं पे भी आपने हमेशा देखा होगा 44 kV, ये देखा होगा, कहीं ये नहीं देखा होगा -44 kV, ये आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। कहीं भी सब स्टेशन जाओगे वहां लिखा होगा 11 kV की लाइन जा रही है। हर कोई कहता है ना 11 kV की लाइन जा रही है, कोई ये नहीं कहता -11 kV की लाइन जा रही है। आई होप समझ में आ रहा है। तो ये तो हमने नहीं देखते, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, आधी साइकिल पॉजिटिव आधी साइकिल नेगेटिव। मेरा क्वेश्चन है कि सिमिलरली रिएक्टिव पावर भी तो भाई प्लस और माइनस हो रही है, यानी कि आधी साइकिल में पॉजिटिव है क्योंकि भाई सिस्टम से निकल के जा रही है, आधी साइकिल में रिएक्टिव पावर नेगेटिव हो जा रही है, सिस्टम में बैक टू आ जा रही है, तभी तो एवरेज वैल्यू 0 आई ना। क्योंकि आधी साइकिल में प्लस पॉजिटिव, मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव क्यों, नेक्स्ट साइकिल में हाफ साइकिल में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो माइनस क्यू। तो ऑन एन एवरेज तभी तो 0 आ रहा है ना। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि भाई अगर पावर, रिएक्टिव पावर फ्लक्चुएट कर रही है, एक ही साइकिल में पॉजिटिव और नेगेटिव हो जा रही है, तो ये पॉजिटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है या ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वेश्चन समझ में आया? तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आखिर हमने पोलैरिटी समझ ली, चलो सारी बातें सही हैं, पर इस क्वेश्चन का क्या करोगे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा ही स्पेसिफिक है, इसको जरा समझते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर छुपा है इस स्लाइड में। तो पोलैरिटी जो रिएक्टिव पावर की होती है, अगर हम ब्रॉड सेंस की बात करें तो वो डिपेंड करती है एक्टिव पावर की पोलैरिटी पे। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। पुराने लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्या इंपॉर्टेंट मैसेज दिया था कि +P अगर हम बात कर रहे हैं जनरेटर के पर्सपेक्टिव से, तो +P का मतलब होता है कि पावर जो है वो सोर्स से निकल के लोड में जा रही है, और +Q का मतलब भी ये होता है कि रिएक्टिव पावर फ्लो हो रही है सोर्स से लोड। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? वहीं पे -P का मतलब होता है लोड से सोर्स, और -Q का मतलब होता है लोड से सोर्स। ये एक बात थी जनरेटर के पर्सपेक्टिव की, हम जनरेटर पे ही शिफ्ट रहेंगे। क्लियर हो रहा है? तो देखो, अगर अगर आपके जो जनरेटर है, जिस समय वो पावर उसमें से एक्टिव पावर निकल के जा रही है, अगर उसी समय जनरेटर रिएक्टिव पावर भी सप्लाई कर रहा है, यानी कि जिस समय आपने जनरेटर का बटन ऑन करा और उसी समय जनरेटर में से एट दैट इंस्टेंट पावर भी, एक्टिव पावर भी पॉजिटिव हुई और रिएक्टिव पावर भी पॉजिटिव हुई, यानी कि जिस इंस्टेंट पे पावर, एक्टिव पावर निकल के जा रही है, उसी समय रिएक्टिव पावर ही सप्लाई कर रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, रिएक्टिव पावर आ जाएगी पॉजिटिव। इसे हम कहते हैं पॉजिटिव 20 kVAR, यानी कि पॉजिटिव 20 kVAR का एक इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि जब आप बटन ऑन करोगे तो जिस इंस्टेंट पे एक्टिव पावर सिस्टम से निकल रही होगी, सोर्स से निकल के लोड में जा रही होगी, उसी समय रिएक्टिव पावर भी सोर्स से निकल के लोड में जा रही होगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? नेक्स्ट साइकिल में, नेक्स्ट हाफ साइकिल में वापस आएगी, लेकिन फर्स्ट हाफ साइकिल जो होगा, यानी कि पहले हाफ में जब एक्टिव पावर 0 से मैक्सिमम की तरफ जा रही होगी, उसी समय रिएक्टिव पावर भी 0 से मैक्सिमम की तरफ जा रही होगी या फिर पॉजिटिव होगी। क्लियर हो गया यहाँ पे? यानी कि फर्स्ट हाफ साइकिल में। ना अगर हम बात कर लेते हैं रिएक्टिव पावर की, तो नेगेटिव रिएक्टिव पावर, तो ये कब होगा? ये तब होगा जब जिस समय एक्टिव पावर जनरेटर से निकल के जा रही होगी, उस समय अगर जनरेटर रिएक्टिव पावर सिस्टम के अंदर एंटर कर रही है, यानी कि वापस आ रही है,
तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड नेगेटिव 20 kVAR, यानी कि माइनस, अच्छा देखो 20 kVAR ना, ये मैंने क्या एग्जांपल ले लिया है, कई लोग ये मत हो जाना कि अच्छा सर रिएक्टिव पावर हमेशा 20 ही आप लेते हो क्या, 20 का कुछ ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट एक रैंडम वैल्यू ले रखी है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डिस्कशन, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे, बिल्कुल भटकने की जरूरत नहीं है, एक मिनट के लिए भी आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, इस मूवमेंट को समझो ध्यान से। तो जब भी हम बात करते हैं एक्टिव पावर की, तो यानी कि फर्स्ट हाफ में, यानी कि अगर हम देखो, अगर आपसे आपको पता होगा एक्टिव पावर हमने बात करी कुछ इस तरीके से फ्लो होती है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं रिएक्टिव पावर, तो ये इस तरीके से फ्लो होती है। तो भाई अगर एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों साथ में पॉजिटिव हैं, तो हम कह देंगे, यानी कि जिस इंस्टेंट पे जनरेटर एक्टिव पावर सप्लाई कर रहा है उसी समय रिएक्टिव पावर देना शुरू कर दे उसी हाफ में, तो वो हम कहेंगे पॉजिटिव। और जिस मान लेते हैं फर्स्ट हाफ में अगर मान लेते हैं एक्टिव पावर सप्लाई कर रहा है पर रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करने लग जाए उस साइकिल में, तो उसे हम कह देंगे रिएक्टिव, सॉरी नेगेटिव रिएक्टिव पावर। क्लियर हो रहा है यहाँ पे ना। यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ है, ये सिंबल आप बहुत इजीली बता सकते हो, दिस इज योर इंडक्टिव एलिमेंट, यानी कि इंडक्टर का सिंबल है। तो जितने भी इंडक्टिव एलिमेंट हैं उनके अंदर रिएक्टिव पावर पॉजिटिव होती है। यानी कि अगर हम बात करते हैं आरएल सर्किट की, तो आरएल सर्किट क्या करेगा, एक्टिव पावर भी मांगेगा और रिएक्टिव पावर भी मांगेगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कैपेसिटर की, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर की खास बात क्या होती है, आरसी सर्किट ले लें तो एक्टिव पावर तो मांगेगा लेकिन रिएक्टिव पावर ये सप्लाई करेगा। तो जिस इंस्टेंट पे एक्टिव पावर की डिमांड हो और रिएक्टिव पावर एब्जॉर्प्शन हो, वो जब भी ऐसा होगा तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड नेगेटिव 20 kVAR। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट हाफ में ये इक्वेशन बदल जाएगी, नेक्स्ट हाफ में ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन जिस फर्स्ट हाफ की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें तो जैसे ये पॉजिटिव है और उसी समय अगर कैपेसिटर को देखोगे तो कैपेसिटर की साइकिल कुछ ये चल रही होगी, भाई समझ में आ रहा है यहाँ पे। वहीं पे अगर इंडक्टर की बात कर लें तो इंडक्टर की अगर ये पॉजिटिव है, ये तुम्हारी एक्टिव पावर है ऐसे, तो जो रिएक्टिव पावर होगी इंस्टेंट पे कुछ ये चल रही होगी भाई। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो देखो ये पॉजिटिव और इसका भी पहला पॉजिटिव, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड पॉजिटिव kVAR, ठीक है। एंड इसको अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, यानी कि फर्स्ट हाफ इसका नेगेटिव हो गया जबकि ये पॉजिटिव है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड नेगेटिव kVAR। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो आई होप इसे समझ में आ रही होगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सो दिस इज द पोलैरिटी कॉन्सेप्ट, यानी कि हमने एक्टिव पावर सीख लिया, हमने रिएक्टिव पावर का मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है वो भी सीखा, पोलैरिटी का क्या मतलब होता है ये भी सीखा, और कैसे पहचानेंगे ये भी सीखा, यानी कि हमने ये तीनों चीजें सीख ली हैं। अच्छा अगर मैं इसको एक स्लाइड में समराइज कर दूं, यानी कि जो भी सीखा, क्योंकि भाई देखो बहुत कुछ है, अगर बहुत ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे तो वो दिक्कत कर सकता है, तो मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ एक स्क्रीन में, ओके। तो हमने क्या सीखा, यानी कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है +20 kVAR, तो यहाँ से क्या क्या मैसेज ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ से पहला मैसेज हम ये ड्रॉ कर सकते हैं कि रिएक्टिव, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक इंडक्टर को सप्लाई कर रहे हैं। दूसरा एक मैसेज जो ड्रॉ कर सकते हो वो क्या, कि जो फर्स्ट हाफ है, यानी कि अगर कोई सोर्स है तो जिस समय वो पावर को सप्लाई कर रहा है उसी समय रिएक्टिव पावर को भी सिस्टम को सप्लाई करना है, यानी कि फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल में एक्टिव पावर भी सप्लाई होगी और रिएक्टिव, एक्टिव पावर तो हमेशा सप्लाई होगी लेकिन फर्स्ट हाफ में रिएक्टिव पावर सप्लाई होगी पॉजिटिव एक्टिव पावर के साथ साथ, ठीक है। तीसरी बात जो हम इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ सीख सकते हैं, ये 20 kVAR क्या बता रहा है, ये वो रिएक्टिव पावर की मैक्सिमम वैल्यू है 20 kVAR जो कि सिस्टम से निकल के जा रही है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। ये तीन बातें क्लियर हो गई। चौथी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, +20 kVAR का क्या मतलब हुआ कि भाई करंट जो है, करंट की जो पीक है वो बन रही होगी आफ्टर वोल्टेज पीक, आफ्टर वोल्टेज पीक। तो ये चार बातें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत खास। ये चार बातें आप इस केवल एक 20 kVAR को देख के चार बातें निकाल के बता सकते हो। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। अगर हम जनरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, जनरेटर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख रहे हो पिक्चर को, क्लियर हो गया। तो जनरेटर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो पहली बात, जनरेटर एक आरएल लोड को सप्लाई कर रहा है या इंडक्टिव लोड को सप्लाई कर रहा है, एक बात। दूसरी बात, जिस समय हम बटन ऑन करेंगे, यानी कि फर्स्ट हाफ की अगर साइकिल की बात करोगे तो एक्टिव पावर ही पॉजिटिव होगी और रिएक्टिव पावर भी जनरेटर में से निकल के जा रही होगी। क्लियर हो रहा है। तीसरी बात, 20 kVAR का मतलब जो मैक्सिमम पावर जो सिस्टम्स में वापस एंटर करेगी वो होगी तुम्हारी, जो पल्सुएटिंग होगी पावर, उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो है 20 kVAR। क्लियर हो गया। और चौथी बात, करंट की जो पीक बन रही होगी वो आफ्टर दी वोल्टेज पीक बन रही होगी। एक बात और कह सकते हो कि ये जो है इसके अंदर आई जो होगा वो लैग करेगा वोल्टेज को। एक बात और कह सकते हो, ये बेसिकली लगभग सेम बातें हैं लेकिन मैंने इसको अलग पॉइंट में लिख दिया।
तो आई होप इसे समझ में आ गई होगी, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा 20 केवीआर का क्या मतलब। इसी तरीके से नेगेटिव -20 केवीआर अगर कहीं लिखा हुआ है तो वहां पे भी 5 बातें आप ड्रॉ कर सकते हो। आज कहीं पे भी पढ़ना, ये 5 बातें जो मैंने बताई हैं इनको जरा देखना, रिलेट करना, और बुक्स जहां से भी आप बुक पढ़ रहे हो, जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, देखना वहां पे ये चीजें फॉलो होती हुई दिख रही होंगी। खैर आगे चलते हैं। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है स्पेस रिक्वायरमेंट का, कि भाई ठीक है चलो रिएक्टिव पावर है, एक्टिव पावर है। एक्टिव पावर तो चलो डिसिपेट हो रही, लगातार जगह घेर ही रही है, सिस्टम से लगातार निकल ही रही है, जनरेटर हर समय प्रोवाइड कर ही रहा है। रिएक्टिव पावर तो जा भी रही है और वापस आ जा रही है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या रिएक्टिव पावर जगह घेरेगी? तो इसका आंसर है यस। और इसका आंसर यहाँ पे बियर के रूप में बना रखा है, ये बियर ग्लास, ठीक है। क्योंकि यार मेरे को नेट पे बहुत अच्छी कोई ऐसी कोल्ड ड्रिंक की कोई फिगर नहीं मिली, तो यही चल रही है, बड़ी फेमस फिगर है। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ अगेन यही बता रहा हूँ, मैं किसी भी बियर के कॉन्सेप्ट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट फॉर फन ये मैंने पिक्चर ली हुई है। नाउ वापस आते हैं टॉपिक पे। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या रिएक्टिव पावर भी जगह घेरती है? तो हाँ भाई, पावर सिस्टम से निकल के जा रही है, सिस्टम में वापस आ रही है, तो ये काम कर तो कंडक्टर के थ्रू ही रही है ना। कंडक्टर में तो अल्टीमेटली पावर आ जा रही है ना, तो यानी कि एक्स्ट्रा पावर घेरेगी ना। अगर हम बियर के गिलास की बात कर लें तो देखो, बियर का ग्लास में जितने झाग होंगे उतना कम ही तो तुम वाइन डाल पाओगे। या कोल्ड ड्रिंक की बात कर लेते हैं, अगर कोल्ड ड्रिंक में आपने कोल्ड ड्रिंक ग्लास में मतलब बहुत कॉमन एग्जांपल है, आप कोल्ड ड्रिंक के ग्लास में कोल्ड ड्रिंक पलटना जब शुरू करते हो तो होता क्या है, हमने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक ग्लास में कोल्ड ड्रिंक भरती है और उसके ऊपर झाग आते हैं, तो देखते हो जैसी झाग बिल्कुल बाउंड्री पे आ जाते हैं हम रोक देते हैं। यानी कि क्या हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, जब आपने कोल्ड ड्रिंक का ग्लास भरा तो कोल्ड ड्रिंक भरना शुरू हुई, साथ साथ झाग भी ऊपर आना शुरू हुए। तो जैसे ही झाग तुम्हारे बिल्कुल बाउंड्री पे आ जाते हैं तुम वहां रोक देते हो। यानी कि झाग ने, यानी कि जो भी उसका फॉर्म है या जो भी झाग कह सकते हैं, उसने वो जगह घेर ली है, जो ग्लास की कैपेसिटी है उसने उसकी उतनी जगह घेर लिया। अब आप इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक और नहीं डाल सकते वरना ओवरफ्लो हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो बिल्कुल इसी तरीके से हम कह रहे हैं कि रिएक्टिव पावर भी सिस्टम में जगह घेरता है, और इसकी वजह से रिएक्टिव पावर के होने की वजह से एक्टिव पावर कम हो जाती है। तो रियल पावर कितनी जगह घेरेगा ये डिपेंड कौन करेगा, ये डिसाइड करता है रिएक्टिव पावर। यानी कि अगर रिएक्टिव पावर कम होगा, यानी कि फॉर एग्जांपल, इसका बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है, आप 2 कोल्ड ड्रिंक मार्केट से खरीद के लाओ, बहुत ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा। ठीक है, ये 2 ग्लास हैं, एक हम कोक पसंद है, चलो कोक ले लेते हैं। एक कोक लेके आए हैं हम लोग, बहुत फिज है, हाई फिज, बहुत तगड़ा फिज है इसके अंदर, हाई फिज। और एक हम कोक लेके आए हैं जिसके अंदर जीरो फिज है, कोक है जीरो फिज, कोई फिज नहीं है, सारी गैस निकल चुकी है। ठीक है, ये मतलब आधी पी हुई है, जैसे होता नहीं पार्टी में आते हैं कुछ खोल के पी लिए, तो ये थोड़ी सी यूज की हुई है। ठीक है, तो ये वो बची हुई आधी है। ठीक, अब क्या है, इसके अंदर जीरो फिज है इस कोल्ड ड्रिंक में, और इसमें क्या है, तगड़ा फिज है। जब तुम इसको पलटोगे इस ग्लास में तो देखना, जब तक तुम इसको पलटना शुरू करोगे ये जाएगी, ये इसका बॉटम बनेगा, ये कोल्ड ड्रिंक आ गई। लेकिन उसी समय बहुत सारे ऐसे करके झाग बन जाएंगे और ये झाग पूरे ग्लास को कवर कर लेंगे। नाउ अब इसके अंदर क्या है, दिस इज, ये तुम्हारे एक तरीके से झाग कह लो, फॉर्म कह लो, जो भी है, बबल्स आ गए। अब ये बबल्स आ गए, अब तुम इससे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक नहीं भर सकते इसके अंदर, क्योंकि भरोगे तो गिर जाएगी, और ये शर्त है कि गिरनी नहीं चाहिए। ठीक है, नाउ अब दूसरे ग्लास की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो रखा है, सस्ता क्वालिटी ग्लास है। तो अब हम इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक डालेंगे जिसके अंदर कोई फिज नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हैं और बिल्कुल सेफ है। ठीक है, अब देखो इस एक्सपेरिमेंट में करते हैं, कोक डालेंगे इसके अंदर, तो जब कोक इसके अंदर डालोगे, ठीक है, कोई झाग नहीं है, तो क्या होगा, ऐसे में भाई ये कोल्ड ड्रिंक बढ़ती चली जाएगी, ऐसी बिल्कुल बोरिंग प्रोसेस, पूरा ग्लास भर के मिल जाएगा। अब तुम पी रहे हो, तुम्हारा एक फ्रेंड है, तो अगर तुमसे पूछा जाए भाई कोल्ड ड्रिंक किसे ज़्यादा मिली, तो वो कहेगा भाई मेरे को ज़्यादा मिली। देखो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर देखो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी, इतनी ज़्यादा ये है कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक जो है, कोल्ड ड्रिंक यानी कि जो एक्चुअल फ्लूइड है, दिस इज व्हाट कोल्ड ड्रिंक, ये है तुम्हारी एक्टिव पावर पी, रियल पावर। क्लियर हो गया यहाँ पे? और ये जो इस तरीके से बबल्स हैं, यानी बबल लिख देता हूँ यार, झाग अच्छा नहीं लग रहा, बबल लिख लेते हैं, ये जो बबल्स हैं दिस इज व्हाट वी कॉल्ड रिएक्टिव पावर। तो देखो ये जिसके अंदर कोई बबल नहीं था, तो ये पूरा ग्लास इसने कंज्यूम कर लिया, बल्कि और यहाँ पे देख सकते हो तो एक्चुअल क्वांटिटी की तुम्हें कोल्ड ड्रिंक मिली कितनी, तो कोल्ड ड्रिंक तो भाई हमें इतनी सी मिली। बात समझ में आ रही है? सो दिस इज योर रियल कोल्ड ड्रिंक, यानी कि क्योंकि ये जहाग तो थोड़ी देर बाद गायब हो जाएंगे, बबल्स हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो एक्चुअल कोल्ड ड्रिंक तुम्हें कितनी मिली, इतनी सी कोल्ड ड्रिंक मिली। क्लियर हो रहा है? तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने शर्त रख रखी थी कि सिस्टम से बाहर नहीं जाना चाहिए, ग्लास के बाहर कोल्ड ड्रिंक का एक बूंद नहीं गिरनी चाहिए। तो ऐसा क्यों हुआ, अगर एक्चुअल रीजन की बात करी जाए, ऐसा क्यों हुआ कि तुम्हारे एक फ्रेंड को इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक मिली सेम ग्लास में और तुम कोल्ड ड्रिंक कम डाल पाए? तो उसका रीजन क्या है कि इतना बड़ा स्पेस, ये सारा स्पेस किसने घेर लिया था, बबल्स ने घेर लिया था। यानी कि गैस के जो झाग बन रहे थे, जो बबल्स थे, उन्होंने घेर लिया था।
तो दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट हैपनिंग इन द इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, यानी कि पावर सिस्टम के अंदर भी ये जो बबल्स, यानी कि दिस इज व्हाट वी कॉल्ड रिएक्टिव पावर। तो सिस्टम के अंदर ये जो रिएक्टिव पावर देख रहे हो ना, ये जो रिएक्टिव पावर है यहाँ पे बबल्स, तो ये रिएक्टिव पावर जितनी ज्यादा होगी उतनी कम कोल्ड ड्रिंक यानी कि एक्चुअल पावर आपके सिस्टम में फ्लो कर पाएगी। तो यहाँ से एक बड़ा कंक्लूजन समझ में आ गया होगा कि अगर हम बात करते हैं ना, बहुत बार हम लोग कहते हैं भाई रिएक्टिव पावर तो एक स्यूडो पावर है, आपने सुना होगा। रिएक्टिव पावर क्या है, हम लोग कहते हैं एक इमेजिनरी पावर है, इमेजिनरी पावर है, ठीक है। तो ये जो इमेजिनरी की बात करते हैं ना, इमेजिनरी है पर सिस्टम के अंदर फ्लो करती है। बात समझ में आ रही है? इमेजिनरी क्यों कह देते हैं? क्योंकि कंज्यूम नहीं होती है, बैक एंड फोर्थ मूव करती है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि एक सूडो पावर कह देते हैं, लेकिन स्पेस घेरती है ना। इसका असर क्या हुआ, इसका एप्लीकेशन कहाँ है इस पॉइंट का, उसको जरा समझ लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं पावर सिस्टम की, पावर सिस्टम के अंदर जब भी हम कंडक्टर की डिजाइनिंग करते हैं यानी कंडक्टर का सिलेक्शन करते हैं, तो वो करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी ये बताती है कि तार कितनी गर्मी बर्दाश्त कर सकता है बिना जले, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं तार की, तो अगर हम कंडक्टर को ले लें तो जनरली हम लोग बात करते हैं बंडल कंडक्टर्स होते हैं, कुछ इस तरीके के दिखते हैं। नाउ अभी हमने पीछे क्या सीखा कि कोई भी चाहे एक्टिव हो या रिएक्टिव हो, सिस्टम के अंदर वो दोनों अपनी अपनी जगह घेरेंगे। तो इसी तरीके से कुछ एक्टिव पावर भी फ्लो करेगी और कुछ रिएक्टिव पावर तार के अंदर 100% फ्लो करेगी, ठीक है। तो यानी कि तार के अंदर जो टोटल पावर फ्लो करेगी वो एक्टिव प्लस रिएक्टिव होगी। तो जो कंडक्टर का सिलेक्शन करा जाता है, यानी कि कंडक्टर जो भी आप ले रहे हो, वो इस तरह से करा जाता है कि उसकी थर्मल कैपेसिटी, कभी भी थर्मल कैपेसिटी का स्क्वायर मस्ट बी लेस देन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी कि उस कंडक्टर के अंदर कितनी एक्टिव पावर फ्लो कर रही है और कितनी रिएक्टिव पावर फ्लो कर रही है, अगर वो पी एंड क्यू है तो एक्टिव पावर जो फ्लो कर रही है उसका स्क्वायर, रिएक्टिव पावर जो फ्लो कर रही है उसका स्क्वायर मस्ट बी लेस देन थर्मल कैपेसिटी का स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछूं तो नहीं पूछी जाएगी, पर अगर आप कभी इंजीनियर बनते हो या साइट सिलेक्शन करोगे, तार चुनोगे, तो ये सब काम आता है बहुत, ठीक है। तो यानी कि देखो यहाँ पे देख सकते हो कि कंडक्टर का सिलेक्शन थर्मल कैपेसिटी भी होता है, और थर्मल कैपेसिटी की जो इक्वेशन है वो एक्टिव रिएक्टिव पे इस इक्वेशन के थ्रू गवर्न होती है। यानी कि थर्मल, अगर हम बात करते हैं अच्छा कंडक्टर, अगर कोई ऐसा कंडक्टर, अगर हमारे सिस्टम के अंदर रिएक्टिव पावर ज्यादा हो गई तो ऑब्वियस ही चीज है, दो ऑप्शन है, या तो एक्टिव पावर को कम करोगे या फिर क्या करोगे, कंडक्टर को बड़ा साइज का कंडक्टर लोगे, सो डेट थर्मल कैपेसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन द पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आईओ भी समझ में आ रही होगी। सेम आंसर है। अगर आपके कोक में फिज ज्यादा है तो या तो अगर और आपको कोल्ड ड्रिंक भी ज्यादा चाहिए तो इसका क्या तरीका है, या तो आप इतना सारा बड़ा ग्लास ले लो, यानी कि बड़ा कंडक्टर बड़ा ग्लास ले लो, तब आपकी कोल्ड ड्रिंक ज्यादा आएगी फिज के साथ, या फिर क्या करो आप फिज को कम कर दो। तो अगर आप चाहते हो कि कोल्ड ड्रिंक ज्यादा मिले तो या तो फिज को कम कर दो, यानी कि रिएक्टिव पावर को रिड्यूस करो सिस्टम के अंदर, या फिर क्या करो बड़ा ग्लास लो, बड़ा कंडक्टर लो। तो भाई बड़ा ग्लास अगर लेने चले गए तो पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएंगे, ग्लास तो सस्ता आएगा, लेकिन कंडक्टर अगर बात करें और मोटा कंडक्टर अगर डिज़ाइन लेने लगोगे, बड़ा कंडक्टर लोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि रिएक्टिव पावर सिस्टम में कम रहे, जितनी ज़रूरत है उतनी ही रहे, अफेक्ट ना करे सिस्टम की थर्मल कैपेसिटी को। क्लियर हो रहा है? सो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इस लेक्चर को कंक्लूड कर देते हैं, काफ़ी बड़ा लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे हमने रिएक्टिव पावर क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि रिएक्टिव पावर का मैग्नीट्यूड क्या होता है और उसकी पोलैरिटी क्या मतलब है, ये दोनों बातें सीखी। कब हम कहेंगे पॉजिटिव रिएक्टिव पावर है और कब हम कहेंगे नेगेटिव रिएक्टिव पावर है, तो ये बात समझ में आई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस करे, साथ ही साथ हमने देखा कि रिएक्टिव पावर जो जगह घेरती है कि नहीं, तो इसका आंसर था हाँ, सिस्टम के अंदर जगह घेरती है। तो इसीलिए आपको रिएक्टिव पावर को कम रखना है या फिर सिस्टम को बड़ा साइज का लेना है, यानी कि जो कंडक्टर ले रहे हो वो लार्ज साइज के कंडक्टर आपको लेने। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बहुत मेहनत लगी है भाई इस लेक्चर को बनाने में। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर कुछ नया सीखा है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।